हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई अनंत। और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हमारी डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है उसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। And in this chapter, you will read about some of the key elements that influence the working of a democratic country। हर उस चीज के बारे में इस चैप्टर में हम बात करेंगे जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के जो काम करने का जो तरीका होता है उसको इन्फ्लुएंस करता है, उस पर असर करता है। एंड दीज इंक्लूड पीपल्स पार्टिसिपेशन, द रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड इक्वालिटी एंड जस्टिस। और इन सब चीजों में लोगों का पार्टिसिपेशन और कॉन्फ्लिक्ट का जो रिजोल्व करने का तरीका होता है वो, और इक्वालिटी और जस्टिस, इन सब की हम बात करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे अभी मैप में शो किया है, हमको दो कंट्री यहाँ पे दिखाई है। ये यहाँ पे आपको साउथ अफ्रीका देखने को मिल रहा है और यह रहा हमारा इंडिया। एंड बिफोर गोइंग टूवर्ड्स अवर ओन कंट्री इंडिया, हम पहले साउथ अफ्रीका के बारे में कुछ चीजें जानेंगे। सो साउथ अफ्रीका इज अ कंट्री दैट हैज पीपल ऑफ सेवरल रेसेस। मतलब साउथ अफ्रीका में अलग अलग रेसेस के बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे। देयर आर ब्लैक पीपल हु बिलोंग टू साउथ अफ्रीका। यहाँ पे आपको ब्लैक पीपल देखने को मिलेंगे जिनका रंग काला होता है और ये साउथ अफ्रीका के ही लोग होते हैं। व्हाइट्स हु केम देयर टू सेटल। और यहाँ पे आपको गोरे लोग भी दिखेंगे जो यहाँ पे आके सेटल हो गए। एंड इंडियंस हु केम इज लेबरर्स एंड ट्रेडर्स। और जो यहाँ पे काम करने के लिए जो इंडियंस आए थे और जो व्यापारी लोग आए थे वो भी आज साउथ अफ्रीका में क्या हो गए, सेटल हो चुके हैं। तो ये स्टोरी है जो शुरू होती है माया नायडू, एन 11-year old साउथ अफ्रीकन गर्ल लिविंग इन द टाउन ऑफ जोहान्सबर्ग was helping her mother clear up her old boxes। तो एक लड़की है माया नायडू जो 11 साल की है और जो साउथ अफ्रीका में रहती है। एक टाउन है जिसका नाम है जोहान्सबर्ग और वो अपनी मम्मी की किसी काम में मदद कर रही थी। काम करते करते उसने शी फाउंड अ स्क्रैप बुक फुल ऑफ पिक्चर्स एंड न्यूज़पेपर आर्टिकल। तो उसको एक फालतू पड़ी हुई किताब मिली जिसमें उसने बहुत सारी पिक्चर्स देखी जिसमें न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स के टुकड़े चिपके हुए थे। देयर वर मेनी पिक्चर्स ऑफ यंग स्कूल बॉय ऑफ अराउंड 15 years ऑफ एज। और उन सभी पिक्चर्स में 15 साल की उम्र के बहुत सारे यंग स्कूल बॉयज की पिक्चर भी उसने देखी। When she asked her mother who the boy was, she was told that he was called Hector and Lovu। तो जब उसने पूछा कि ये जो बच्चा इसमें दिख रहा है ये कौन है, तो उसकी माँ ने बोला इस बच्चे का नाम है हेक्टर एंड लोवू। एंड ही हैड बीन शॉट बाय द पुलिस, जिसको पुलिस ने गोली मारकर मार दिया था। माया वॉज शॉक्ड व्हाई शी आस्क्ड। माया बहुत घबरा गई, बोला क्यों, उसको ऐसा क्यों, क्या किया उसने कि उसको पुलिस ने गोली मार दी। Then her mother explained that South Africa was earlier governed by apartheid laws। मतलब साउथ अफ्रीका जो पहले जिन नियमों पे चलता था वो थे apartheid laws। और इस चैप्टर में हम apartheid के बारे में बात करेंगे। apartheid means separation on the basis of race। apartheid का मतलब होता है जो जो हम सेपरेशन कर देते हैं लोगों का उनकी रेस के अकॉर्डिंग। मतलब अपार्टेड मतलब हम लोगों का रंग देख के उनको सेपरेट कर दें। जैसे कि अगर किसी का रंग काला है तो हम उसको अलग कर दें और किसी का रंग गोरा है तो हम उसको अलग कर दें। सो दिस इज ऑल अबाउट अपार्टेड सिस्टम। साउथ अफ्रीकन पीपल वर डिवाइडेड इनटू व्हाइट, ब्लैक, इंडियन एंड कलर्ड रेसेस। साउथ अफ्रीका में जो लोग होते हैं उनको जी हम उन साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। तो पुराने समय में साउथ अफ्रीका में गोरे लोग भी होते थे, काले लोग भी होते थे, इंडियंस भी होते थे जो हमारी कंट्री इंडिया से वहां पे जाके बस गए थे, और काफी कलर के आपको लोग देखने को मिला करते थे। And according to the law, these races were not allowed to mingle with each other। और ये रेसेस के जो लोग थे, अलग अलग रंग के जो लोग हुआ करते थे, ये एक दूसरे से बात नहीं कर सकते थे। टू लिव नियर ईच अदर और इवन टू यूज कॉमन फैसिलिटीज। और इन सभी में ये कॉमन फैसिलिटीज का यूज नहीं कर पाते थे, ठीक है। और ये एक दूसरे के आसपास नहीं जा पाते थे, एक दूसरे के आसपास अपने घर नहीं बना सकते थे। माया कुड नॉट बिलीव हर ईयर्स। माया को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। मायास मदर साउंडेड एंग्री व्हेन शी स्पोक अबाउट लाइफ अंडर अपार्टहेड। और माया की मम्मी भी जो थी वो भी जब उसको ये सब बता रही थी तो वो भी बहुत गुस्सा थी कि अपार्टहेड सिस्टम कितना बुरा हुआ करता था। शी टोल्ड माया दैट इन दोज डेज
हॉस्पिटल्स वर सेपरेट एंड सो वर एम्बुलेंस। जो हॉस्पिटल्स होते थे वो सभी के लिए अलग अलग होते थे, गोरे लोगों के लिए अलग हॉस्पिटल्स होते थे, काले लोगों के लिए अलग हॉस्पिटल्स होते थे। एंड सो वर एम्बुलेंसेस, और जो एम्बुलेंस हुआ करती थी जिसमें मरीज को लेके जाते हैं इमरजेंसी के समय, तो वो भी अलग होती थी। एन एम्बुलेंस मीन for the white people would always be well equipped while one meant for black people was not। और जो एम्बुलेंस व्हाइट पीपल के लिए यूज करी जाती थी वो बहुत अच्छी हुआ करती थी, उसमें सारी मशीन्स और सारी जो इंपॉर्टेंट हेल्थ केयर फैसिलिटीज होती है वो आपको अवेलेबल कराई जाती थी। लेकिन जो एम्बुलेंस ब्लैक पीपल के लिए यूज करी जाती थी वो बिल्कुल बेकार सी एम्बुलेंस होती थी जिसमें कोई फैसिलिटीज भी नहीं हुआ करती थी। देयर वर सेपरेट ट्रेन एंड बसेस, अलग अलग ट्रेन और बसेस चलाया करते थे लोग। इवन द बस स्टॉप्स वर डिफरेंट फॉर ब्लैक एंड व्हाइट पीपल, और जो बस स्टॉप बनाए गए थे वो भी दोनों ब्लैक और व्हाइट पीपल के अलग अलग बना दिए गए थे। नॉन व्हाइट्स वर नॉट अलाउड टू वोट, और जो लोग व्हाइट नहीं थे, जिनका रंग गोरा नहीं था, उन लोगों को वोट नहीं देने दिया जाता था। द बेस्ट लैंड इन द कंट्री वॉज रिजर्व फॉर द व्हाइट पीपल, और जो कंट्री का वो हिस्सा जो सबसे अच्छी जगह थी, जो सबसे अच्छी जमीन कंट्री में जहां देखने को मिलती थी, उस जगह पे सिर्फ और सिर्फ गोरे लोगों का अधिकार था। एंड नॉन व्हाइट्स हैड टू लिव ऑन द वर्स्ट अवेलेबल लैंड, और जो सबसे खराब एरिया था हमारे साउथ अफ्रीका का, वहां पे किनको रहने की परमिशन दे दी गई थी? वहां पे जो ब्लैक लोग हुआ करते थे उनको रहने की परमिशन दे दी गई थी। Thus blacks and colored people were not considered to be equal to whites। तो जो black people थे और जो colored people थे उनको whites के उनको whites की तरह कंसिडर्ड ही नहीं किया जाता था। यहाँ पे जो colored people की हम बात कर रहे हैं इनमें हम इंडियंस भी आ जाएंगे, क्योंकि हम जो इंडियंस हैं ना तो हम अंग्रेजों की तरह गोरे दिखते हैं, ना तो हम अंग्रेजों की तरह ना तो हम अफ्रीका के लोगों की तरह काले दिखते हैं। हमारा एक अलग ही तरह का, हमारी जो स्किन का कॉम्प्लेक्शन है वो एक अलग ही तरह का कॉम्प्लेक्शन है ना। हम ये कह सकते हैं गोरे और काले के बिल्कुल बीच में जो एक कलर मिलता है, इसलिए हम लोगों को कलर्ड पीपल बोला करते थे साउथ अफ्रीका के लोग। वन ब्लैक टाउनशिप वॉज द साउथ वेस्टर्न टाउनशिप और स्वेटो, और जो उन्हीं में से जो ब्लैक पीपल लोगों के लिए जो एक एरिया था जो फिक्स हो गया था जिसको टाउनशिप बोला जाता है, जहां पे लोग रहते हैं, वो था साउथ वेस्टर्न टाउनशिप और स्वेटो। Hector and Lovu lived here and he and his classmates joined the protest against learning the Afrikaans language in school। और हेक्टर एंड लोवू हेक्टर का सरनेम है, ठीक है। हेक्टर एंड लोवू लिव्ड हियर एंड ही एंड हिज क्लासमेट्स ज्वाइंड द प्रोटेस्ट। इन लोगों ने एक विरोध में हिस्सा लिया जिसमें वो लोग अफ्रीकन लैंग्वेज का क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। अफ्रीकन लैंग्वेज में आपकी इंग्लिश लैंग्वेज भी आई जाएगी, ठीक है। दिस वॉज द लैंग्वेज, यहाँ पे जो लैंग्वेज की बात हो रही है वहां पे आगे बताया है हमको, दिस वॉज द लैंग्वेज व्हाइट्स स्पोक। तो साउथ अफ्रीका के जो गोरे लोग होते थे वो जो लैंग्वेज को बोला करते थे वो थी हमारी अफ्रीकांस लैंग्वेज। उसके बाद आगे हमें बताया है हेक्टर एंड अदर स्कूल स्टूडेंट्स वर बीइंग फोर्स्ड टू लर्न दिस लैंग्वेज, और हेक्टर और उसके जो स्कूल के दूसरे दोस्त लोग थे ना, उनको इस लैंग्वेज को, जो अफ्रीकन लैंग्वेज, जो कि गोरे लोग जिस लैंग्वेज को बोलते थे, उनको सीखने के लिए फोर्स किया जा रहा था कि आप ना अपनी लैंग्वेज ना बोल के ये वाली लैंग्वेज बोले। लेकिन बट दे वांटेड टू लर्न देयर ओन लैंग्वेज जुलू, और जो अफ्रीकन में जो ब्लैक पीपल है उनकी जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज हुआ करती थी उसका नाम है जुलू। तो वो चाहते थे कि वो अफ्रीकन लैंग्वेज ना सीख के कौन सी लैंग्वेज सीखे? जुलू लैंग्वेज ही पढ़े और उसी में बातचीत करें। The South African police beat up the protesters mercilessly and shot at the crowd। और जो साउथ अफ्रीका की जो पुलिस थी उसने जितने भी लोग इस चीज का विरोध कर रहे थे कि उनको सिर्फ जुलू लैंग्वेज सीखनी है और उनको अफ्रीकन लैंग्वेज नहीं सीखनी है, जो गोरे लोग वहां पे बोला करते थे, पढ़ा करते थे, तो क्या किया अफ्रीका की जो पुलिस थी उनने उन लोगों को बहुत बेरहमी से मारा पीटा और उनके ऊपर गोली चला दी। और उन्हीं में से जो एक गोली थी, वन ऑफ देयर बुलेट्स किल्ड हेक्टर, और जो हेक्टर एंड लोवू था उसको उनमें से एक गोली लग गई और हेक्टर बेचारा मारा गया। और दिस वाज ऑन 30th of April 1976। और ये जो हेक्टर एंड लोवू नाम का जो अफ्रीका का जो ये बच्चा था, ये 1976 30th of April को इसकी डेथ हो गई। The African National Congress, a group of people who led the struggle against apartheid। apartheid means रंग भेद नीति, मतलब रंग को देख के लोगों को अलग अलग कर दिया जाए। तो जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, जैसे कि हमारे इंडिया में भी हमारी जो अलग अलग पार्टीज होती हैं जो पॉलिटिक्स में अपना एक रोल प्ले करती हैं, उसी तरह अफ्रीका में भी एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसको बोला गया अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड एंड देयर मोस्ट वेल नोन लीडर
अब देखिए यहाँ पे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जिसने अपार्टेड सिस्टम के लिए लड़ाई करी, और उनके एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर की हम अब बात करने वाले हैं जिनका नाम था नेल्सन मंडेला। एंड नेल्सन मंडेला फॉट द अपार्टेड सिस्टम फॉर सेवरल ईयर्स, और नेल्सन मंडेला ने अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा जो समय था वो इसी रंग भेद नीति और जो अपार्टेड सिस्टम था इसको दूर करने में, इसको समाप्त करने में लगा दिया। एंड फाइनली दे सक्सीडेड, एंड इन 1994 साउथ अफ्रीका बिकेम अ डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच पीपल ऑफ ऑल रेसेस वर कंसिडर्ड इक्वल। और फिर यहाँ पे ये बताया गया है कि 1994 में साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाती है जहां पे अलग अलग रेसेस के जो पीपल होते हैं उनको बराबर मान लिया गया। ठीक है, तो ये हमने जानी साउथ अफ्रीका की एक स्टोरी। तो इसमें हमको यही बताया गया कि जो साउथ अफ्रीका था, जैसे हमारी इंडिया में क्या है, हमारे इंडिया में कास्ट सिस्टम ने बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करी, लेकिन साउथ अफ्रीका में कास्ट सिस्टम की जगह यहाँ पे अपार्टेड सिस्टम हुआ करता था। ठीक है, इंडिया में तो अलग अलग कास्ट बना दी गई थी, लेकिन साउथ अफ्रीका में दो ही चीज चलती थी, गोरे लोग और काले लोग, और आप बोल सकते हैं जो कलर्ड पीपल है जिनमें इंडियंस और जो दूसरे लोग आ जाते थे। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका ने भी इस प्रॉब्लम से बहुत मेहनत करी और बहुत लड़ा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल निभाया है वो है नेल्सन मंडेला का। अब हम आगे बात करते हैं। अब इस चैप्टर में हम बात करेंगे पार्टिसिपेशन की। जैसा कि हमने जाना कि इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डिफरेंट की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो उनमें जो सबसे पहला एलिमेंट है वो है पार्टिसिपेशन, मतलब भागीदारी। आप कैसे अपनी गवर्नमेंट में क्या करते हैं, पार्ट लिया करते हैं। एंड व्हाई डू वी हैव रेगुलर इलेक्शंस। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमारी कंट्री में रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, कुछ फिक्स समय के बाद आपकी कंट्री में आपको इलेक्शंस देखने को मिलते हैं। एंड यू हैव ऑलरेडी रेड इन द प्रीवियस चैप्टर्स दैट पीपल मेक द डिसीजंस इन अ डेमोक्रेसी। और हमने जैसा कि पढ़ा है कि ये हम जो डेमोक्रेसी होती है, जो लोकतंत्र होता है, उसमें जो डिसीजन होता है वो हम लोग ही बनाया करते हैं। थ्रू वोटिंग्स इन इलेक्शन पीपल इलेक्ट लीडर्स टू रिप्रेजेंट देम। और क्या होता है, जब इलेक्शन में हम वोट देते हैं तो हम अपने लीडर को क्या करते हैं, हम अपने लीडर को इलेक्ट कर लेते हैं, जो कि हमको हमको हमारे बिहाफ में क्या करेगा, हमारे बिहाफ में पूरी कंट्री में क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। एंड दीज रिप्रेजेंटेटिव्स टेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ पीपल। और हमारी बिहाफ में जितने भी डिसीजन होंगे वो हमारे द्वारा चुना गया जो व्यक्ति है, जो इसको हमने इलेक्ट किया है, वही हमारे लिए सारे डिसीजंस लेगा। एंड इन डूइंग सो इट इज अज्यूम दैट दे विल कीप इन माइंड द वॉइसेस एंड इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। और ऐसा करने में वो क्या करेंगे, वो हमेशा ध्यान रखेंगे कि उनकी जो जनता है वो उनसे क्या चाहती है और जनता किस चीज में इंटरेस्टेड है। ऑल गवर्नमेंट आर इलेक्टेड फॉर फिक्स्ड पीरियड्स। और जितनी भी गवर्नमेंट्स होती है वो फिक्स टाइम के लिए इलेक्ट करी जाती है, बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बताया है कि इन इंडिया, देखिए इन इंडिया दिस पीरियड इज 5 ईयर्स। मतलब हमारे इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो नेशनल लेवल की गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट हो, उसका जो समय सीमा जो होती है वो होती है 5 सालों की। 5 साल के बाद फिर से इलेक्शन होते हैं और नई गवर्नमेंट बनती है। Once elected, governments can stay in power only for that period। और एक बार जब कोई गवर्नमेंट जीत जाती है, कोई गवर्नमेंट बन जाती है, तो वो 5 साल तक अपना काम करती है। एंड इफ दे वांट टू कंटिन्यू टू बी इन पावर देन दे हैव टू बी री-इलेक्टेड बाय द पीपल। और अगर उसको पावर बनाए रखना है तो उसको 5 साल के बाद फिर से इलेक्शन में जीतना होगा ताकि उसकी पावर कंटिन्यू कर सके। दिस इज अ मोमेंट व्हेन पीपल कैन सेंस देयर पावर इन अ डेमोक्रेसी। और यही वो समय होता है जब लोगों को पता चलता है कि इस देश में सबसे बड़ी पावर किसके पास है, लोगों के हाथों में, क्योंकि वही अपनी कंट्री के लिए लीडर्स को चुना करते हैं। अब आगे हम बात करेंगे अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग, और अलग अलग कौन से तरीके हैं जिससे हम अपनी गवर्नमेंट के काम में पार्टिसिपेट करते हैं, हम अपनी कंट्री के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। इलेक्शंस आर यूजुअली हेल्ड वंस इन 5 ईयर्स। 5 साल में एक बार इलेक्शन देखने को मिलते हैं। बिसाइड वोटिंग देयर आर अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। और वोटिंग करने के अलावा, वोटिंग करने से तो आप गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं, लेकिन वोटिंग के अलावा भी कई ऐसी चीजें होती हैं जिसकी हेल्प से आप गवर्नमेंट की जो प्रोसेस होती है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पीपल पार्टिसिपेट बाय टेकिंग एन इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। और जो लोग होते हैं वो गवर्नमेंट की वर्किंग में इंटरेस्ट लेके उसमें पार्टिसिपेट कर लेते हैं। एंड बाय क्रिटिसाइजिंग इट व्हेन रिक्वायर्ड। और कभी कभी जो लोग होते हैं वो हमारे गवर्नमेंट में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, उस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करके, उसकी आलोचना करके, उसकी बुराई करके।
In August 2005, when a particular government increased the money people had to pay for electricity, people expressed their disapproval very sharply. और ऐसा बताया है कि सन 2005 में अगस्त के समय में जब गवर्नमेंट ने जो बिजली का जो बिल हुआ करता था उसको बढ़ा दिया, बिजली के जो रेट हुआ करते थे उसको बढ़ा दिए, तो लोगों ने बहुत तो लोगों ने क्या किया, बहुत नाराजगी जताई और बहुत उसका विरोध किया। एंड दे टूक आउट रैलीज एंड ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड अ सिग्नेचर कैंपेन, और उन्होंने तरह तरह की रैलीज निकाली। लोगों का जो ग्रुप एक निकलता है, एक पर्टिकुलर एरिया से पर्टिकुलर एरिया तक वो लोग मार्च करते हैं और तरह तरह के नारे लगाते हैं, अपना गुस्सा अपना जो गुस्सा होता है वो गवर्नमेंट को दिखाते हैं, तो इसको हम रैलीज बोला करते हैं। ठीक है, द गवर्नमेंट ट्राइड टू एक्सप्लेन एंड डिफेंड इट्स डिसीजन बट फाइनली लिसन टू द पीपल्स ओपिनियन एंड विथड्रू द इंक्रीज। और गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश करी उन लोगों की कि उनने ऐसा क्यों किया, उनने बिजली के जो रेट्स है वो क्यों बढ़ाए, लेकिन लोग नहीं माने और फाइनली गवर्नमेंट को लोगों की सुननी ही पड़ी। And the government had to change its decision because it is responsible to the people। अब देखिए गवर्नमेंट तो हम पीपल लोगों ने चुनी है, हम हमारी जनता ने चुनी है। अब जनता अगर तैयारी नहीं हो रही किसी डिसीजन पे तो गवर्नमेंट को अपने डिसीजन को चेंज करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। There are many ways in which people express their views and make governments understand what actions they should take। और ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे लोग अपने व्यूज को एक्सप्रेस करें और गवर्नमेंट को ये बताएं कि वो लोग क्या चाहते हैं, वो लोग कैसे डिसीजंस को चाहते हैं। एंड दीज इंक्लूड्स धरनास, रैलीज, स्ट्राइक, सिग्नेचर कैंपेन्स एटसेट्रा। तो यहाँ पे आपको धरने देखने को मिलेंगे, तरह तरह की रैलियां लोग निकालते हैं, लोग क्या करते हैं, स्ट्राइक्स करते हैं, हड़ताल करते हैं, लोग सिग्नेचर कैंपेन्स करते हैं जो कि एक पर्टिकुलर टॉपिक पे फिक्स रहता है। थिंग्स दैट आर अनफेयर एंड अनजस्ट आर आल्सो ब्रॉट फॉरवर्ड। Newspaper, magazines and TV also play a role in discussing government issues and responsibilities। और यहाँ पे ये बताया गया है कि जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, जो मैगजीन्स होती हैं, जो टीवी होता है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी गवर्नमेंट के तरह तरह के इश्यूज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बताने में। While it is true that a democracy allows people to participate, it is also true that not all sections of people are actually able to do so। और जैसा कि हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी क्या करती है, लोकतंत्र क्या करता है, किसी भी कंट्री में अगर डेमोक्रेसी है तो उस कंट्री के लोगों को उस कंट्री के हर एक चीज में पार्टिसिपेट करने के लिए परमिशन मिलती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि कंट्री में जितने भी लोग हैं उनमें हर सेक्शन के लोगों को ये करने का, पार्टिसिपेट करने का मौका मिला जाए। अनदर वे for people to participate is by organizing themselves into social movements that seek to challenge the government and its functioning। और एक और तरीका है जिससे लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट के काम में पार्टिसिपेट कर जाते हैं, वो क्या है, वो एक सोशल मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन जैसा कुछ बना लेंगे, है ना, जिससे वो सोशल मूवमेंट को स्टार्ट करेंगे और जिसमें वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को सीधे चैलेंज ही कर देंगे कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो गलत है, आप ऐसा मत करिए। मेंबर्स ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग होते हैं, जिनकी जो पॉपुलेशन है हमारे इंडिया में बहुत कम है, उन सभी लोगों को माइनॉरिटी कम्युनिटी में बोलते हैं। एंड दलित्स, आदिवासी, वुमेन एंड अदर्स आर ऑफन एबल टू पार्टिसिपेट इन दिस मैनर। तो इसी प्रकार जो माइनॉरिटी कम्युनिटी में दलित लोग हो जाते हैं, जो आदिवासी हो गए हैं और जो हमारी वुमेन हो गई हैं, वो इन सब में पार्टिसिपेट करती हैं। If a country's people are alert and interested in how the country is run, the democratic character of the government of that country will be stronger। और अगर यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर किसी भी कंट्री में, किसी भी देश में उसके जो लोग होते हैं वो अपनी कंट्री की गवर्नमेंट में क्या है, इंटरेस्ट दिखाने लगे, उनकी गवर्नमेंट जो भी काम करती है उसमें वो लोग क्या करें, रिएक्ट करें, तो इससे ये पता चलता है कि उस देश में जो कैरेक्टर है गवर्नमेंट का, जो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है उस गवर्नमेंट का, वो बहुत स्ट्रांग है। So the next time we see a rally winding through the streets of our cities and towns or villages, we should pause to find out what the rally is all about, who is participating in it and what they are protesting about। और यही बताया कि आगे से जब भी अब हमको किसी भी गली में, किसी भी रोड में हमको कोई रैली दिखाई दे तो हम लोगों को थोड़ी देर रुकना चाहिए और सोचना चाहिए और पता करना चाहिए कि ये जो लोग रैली निकाल रहे हैं ये किस कारण से रैली निकाल रहे हैं, उनका इसके पीछे उनका मोटिव क्या है, वो गवर्नमेंट से क्या कहना चाह रहे हैं। And this will help to give a sense of how our government works।
अब हम आगे देखते हैं एक इंपॉर्टेंट हेडिंग, नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। अब यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, जो मतभेद हो जाते हैं, जो छोटी छोटी बात पे झगड़ा सा हो जाता है, उसको रिजॉल्व करना क्यों जरूरी होता है, देखते हैं। इन मायाज स्टोरी यू रीड अबाउट हाउ कॉन्फ्लिक्ट्स कैन ऑफन लीड टू वायलेंस एंड डेथ बिकॉज वन ग्रुप डिसाइड्स दैट इट इज ऑल राइट टू यूज फोर्स टू प्रिवेंट द अदर ग्रुप्स फ्रॉम प्रोटेस्टिंग। अब माया की जो हमने अभी स्टोरी पढ़ी उसमें हमने ये जाना कि कैसे कोई एक ग्रुप कोई छोटे से दूसरे ग्रुप पे क्या करता है, अपना अधिकार जमाने लगता है और उनको किसी भी तरह के विरोध करने पे क्या करने लगता है, उनको रोकने लगता है। Conflicts occur when people of different cultures, religions, regions, or economic background do not get along with each other, or when some among them feel they are being discriminated against. इस पैराग्राफ में हमको बताया कि कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है। कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जब अलग अलग कल्चर के जो लोग होते हैं, अलग अलग रिलीजन के जो लोग होते हैं, अलग अलग जगह के जो लोग होते हैं और जिनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी अलग होता है, वो एक दूसरे वो एक दूसरे के साथ रहने में क्या करें, उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट करें। और व्हेन सम अमंग देम फील दैट दे आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, और जब उनमें से किसी को क्या लगे कि उनके साथ क्या हो रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। तो इस तरीके से किसी भी जगह पे आपको कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलेंगे। एंड पीपल में यूज वायलेंट मीन्स टू सेटल देयर डिफरेंसेस, और पीपल क्या करेंगे, अपने इस डिफरेंस को दूर करने के लिए क्या करेंगे, कभी कभी वो वायलेंट तरीकों को अपनाने लगते हैं, लड़ाई झगड़ा मारपीट ये सब भी करने लगते हैं। दिस लीड्स टू फियर एंड टेंशन अमंग अदर्स लिविंग इन एन एरिया, और इससे क्या होता है, जो दूसरे जो लोग होते हैं जो इस एरिया में रह रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या हो जाता है, एक डर बन जाता है और वो हमेशा टेंशन लेने लगते हैं। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, और हमारे जो तरह तरह के जो मतभेद हो जाते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं किसी सोसाइटी में, किसी कंट्री में, तो उसको सॉल्व करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट के पास होता है। Let's read about some of the conflicts in our society and the role of the government in resolving them. चलिए अब हम पढ़ते हैं कि हमारी इंडियन सोसाइटी में किस किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हमको देखने को मिल जाते हैं, है ना, और गवर्नमेंट उनको कैसे रिजॉल्व करती है। Now, in this box, the Indian Constitution lays down the basic rules or laws that have to be followed by everyone. हमको बताया गया है इस बॉक्स में कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे भारत का संविधान है, वो क्या करता है, वो हमको कुछ रूल्स बना के दिया हुआ है, जिसने सॉरी हम एक बार इसको फिर से देखते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेस डाउन द बेसिक रूल्स, जो हमारा भारत का संविधान है वो कुछ रूल्स बनाया हुआ है, ठीक है, और कुछ कानून उसने बनाए हुए हैं, दैट हैव टू बी फॉलोड बाय एवरीवन, जिसको सभी लोगों को मानना बहुत जरूरी है। एंड दीज लॉज आर फॉर बोथ द गवर्नमेंट एंड द पीपल, और ये जो कानून होता है, ये जो नियम कायदे होते हैं, ये गवर्नमेंट को भी मानने होते हैं और उस गवर्नमेंट में जितने भी लोग रह रहे हैं उनको भी मानना होता है, पूरी कंट्री के लोगों को मानना होता है। कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंसेस हैव टू बी रिजॉल्व्ड अकॉर्डिंग टू दीज लॉज, और किसी भी तरह पे अगर हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है तो उस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए हमको इन्हीं लॉज का क्या लेना पड़ता है, सहारा लेना पड़ता है। वी विल रीड मोर अबाउट दिस इन लेटर क्लासेस, आगे की क्लासेस में हम बहुत अच्छे से इनको डिटेल में पढ़ेंगे। Now, religious procession and celebrations can sometimes lead to conflict. तो देखिए हमारी कंट्री में हम जानते हैं कि अलग अलग त्योहार आपको देखने को मिलते हैं, अलग अलग तरीके से लोग सेलिब्रेट करते हैं, जिनमें वो लोग क्या करते हैं, वो तरह तरह के रिलीजियस प्रोसेशन निकालते हैं, तरह तरह तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, तो इससे भी कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द रूट अ प्रोसेशन टेक्स में लीड टू अ कॉन्फ्लिक्ट, जिस रूट से लोग अपनी, मान लीजिए अगर हम बात करें कि गणेश चतुर्थी का टाइम है तो लोग गणेश जी की झांकियां निकाल रहे हैं, और वो जिस रास्ते से उन झांकियों को लेके जा रहे हैं, कई बार उन रास्तों के पीछे भी क्या हो जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। एंड द गवर्नमेंट, पर्टिकुलरली द पुलिस, और गवर्नमेंट जो होती है और उनमें भी स्पेशली जो हमारी पुलिस होती है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ताकि इन गेटिंग रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कंसर्न कम्युनिटीज टू मीट एंड ट्राई एंड अराइव एट अ सॉल्यूशन, और वो बात करती है जिस कम्युनिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनसे कि भाई आपकी कम्युनिटी में जो मतभेद हो रहा है आप इसको सॉल्व करिए, आप कोई सॉल्यूशन क्रिएट करिए, है ना।
तो हमारी पुलिस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने में। एट टाइम्स देयर इज फियर दैट वायलेंस में इरप्ट, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि ऐसी किसी चीज में क्या हो, वायलेंस क्रिएट हो जाए, लोग लड़ने झगड़ने लग जाए, है ना, विद पीपल थ्रोइंग स्टोन्स और ट्राइंग टू डिसरप्ट द प्रोसेशन। कभी कभी जो प्रोसेशन है उसको खराब करने के लिए लोग आ जाते हैं, पत्थर फेंकने लगते हैं, तो ये सब चीजें भी आपको देखने को मिलती हैं। एंड द पुलिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट वायलेंस डज नॉट टेक प्लेस, और जो हमारी पुलिस होती है वही क्या करती है, इंश्योर करती है, हमको ये भरोसा दिलाती है कि इस तरह का कोई वायलेंस क्या हो, कर ही ना हो, कोई ऐसा कोई वायलेंस हमको देखने को ना मिले। अब एक बहुत स्पेशल चीज पे हम बात करते हैं कि जो हमारी इंडियन सोसाइटी में है, और इंडियन सोसाइटी की अगर ना बात करें तो वर्ल्ड में आपको जितनी भी कंट्रीज दिखेंगी, जो स्टेट्स जितनी भी हैं, वहां पे रिवर्स टू कैन बिकम अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट्स। दो पर्टिकुलर स्टेट्स के बीच में जो नदियां होती है ना, उन नदियों के पीछे भी कभी कभी क्या हो जाता है, मतभेद हो जाता है, विवाद हो जाता है, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है, अ रिवर में बिगिन इन वन प्लेस, फ्लो थ्रू अनदर एंड एंड इन अ थर्ड। जो एक नदी होती है वो एक हिस्से से शुरू होती है, फिर दूसरे हिस्से पे जाती है, और किसी तीसरे हिस्से पे जाके वो नदी गिरती है समंदर में, खत्म हो जाती है वो नदी। एंड द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर बिटवीन डिफरेंट प्लेसेस दैट द रिवर गोज थ्रू इज बिकमिंग एन इश्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब ये जो नदी होती है इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई हम अभी इस स्टेट में हैं, अभी हम इस स्टेट में हैं, लेकिन जो लोग होते हैं, जिस स्टेट में जो लोग रहते हैं, उनके लिए तो ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया है कि we have heard about the Kaveri water dispute between Karnataka and Tamil Nadu। ठीक है, तो तमिलनाडु एंड कर्नाटका जो हमारी कंट्री की दो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस स्टेट्स हैं, इनके बीच में एक बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा है, जो आज से नहीं कई सालों से चला आ रहा है, और आज भी इसका सॉल्यूशन हमको देखने को नहीं मिला। और ये जो नदी है जिसके पीछे झगड़ा हो रहा है, उस नदी का नाम है कावेरी नदी, कावेरी रिवर इसका नाम है। And the water stored in Krishna Sagar Dam in Karnataka is used for irrigation a number of districts and for meeting the needs of the city of Bangalore। तो जो कर्नाटका हमारी जो स्टेट है उसमें एक डैम है जिसका नाम है कृष्ण सागरा डैम। ठीक है, तो इस डैम पे क्या है, हमारी एक नदी बनी है। कृष्ण सागरा डैम जो कर्नाटका में है, उस वो किस नदी के ऊपर बना हुआ है, वो बना हुआ है कावेरी नदी के ऊपर। और इस नदी के पानी से वहां पे अलग अलग जगह पे इरिगेशन किया जाता है, अलग अलग जिलों में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में इरिगेशन किया जाता है, और लोगों की जरूरतों को पूरा किया जाता है। बेंगलोर के जितने भी लोग हैं उनको वाटर सप्लाई करी जाती है। The water stored in Mettur Dam in Tamil Nadu is used for crops grown in the delta region of that state। और वहीं पे तमिलनाडु में भी एक डैम है जो कि कावेरी रिवर पे ही बना है, जिसका नाम है मैटूर डैम। और ये जो मैटूर डैम है ये भी क्या किसके लिए यूज किया जाता है, जो वहां पर जो डेल्टा रीजन है, जो कि वहां पे जो सबसे उपजाऊ जो एरिया है जहां पे खेती बाड़ी होती है, वहां पे क्रॉप्स के लिए मैटूर डैम से पानी लिया जाता है। सो यहाँ पे आगे बताते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस बिकॉज बोथ द डैम्स आर ऑन द सेम रिवर। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि एक ही नदी है, लेकिन उस एक नदी पे कितने डैम बना दिए गए हैं, दो डैम। एक डैम है जिसका नाम है कृष्ण सागर डैम जो कि कर्नाटका में बनाया गया है, और एक डैम बनाया गया है तमिलनाडु में जिसका नाम है मैटूर डैम। अब प्रॉब्लम क्या होती है, देखिए, द डाउनस्ट्रीम डैम इन तमिलनाडु कैन ओनली बी फिल्ड अप if water is released from the upstream one located in कर्नाटका। देखिए, जो डैम नदी में पहले बनाया गया है, ठीक है, उसका नाम है कृष्ण सागर डैम, वो कर्नाटका में है। तो होता क्या है कि तमिलनाडु में जो मैटूर डैम है उस तक अगर पानी आना है तो कृष्ण सागर डैम जो कर्नाटका गवर्नमेंट के अंडर में आता है, जब तक वो लोग अपने डैम से पानी नहीं छोड़ेंगे, जो हमारी कावेरी नदी है उसका पानी कहाँ नहीं आ पाएगा, तमिलनाडु के मैटूर डैम तक आ ही नहीं पाएगा। तो तमिलनाडु के लोगों को पानी की बड़ी दिक्कत हो जाती है, और कभी कभी कर्नाटक से पानी ही नहीं छोड़ते हैं, तो इस तरीके से क्या होता है, बड़ी लड़ाई झगड़े होते हैं दोनों स्टेट के लोगों के बीच में। Therefore both the states can't get as much water as they need for people in their state। तो दोनों को पानी की बड़ी दिक्कत होती है। This leads to conflict, और यही कारण है कि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, मतभेद हो जाता है, विवाद होने लगता है। The central government has to step in and see that a fair distribution is worked out for both the states। और इस मामले में देखिए, अब ये जो डिस्प्यूट है ना, ये स्टेट गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट के बीच की लड़ाई है। मतलब
ये एक स्टेट गवर्नमेंट आपके पास कर्नाटका की है, एक स्टेट गवर्नमेंट आपके पास तमिलनाडु की है। अब जब दोनों स्टेट में ही लड़ाई हो जाए तो उनकी मदद कौन करेगा? तो उनकी मदद करने के लिए आती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हमारी नेशनल गवर्नमेंट, नेशनल लेवल पे जो काम करती है, ठीक है। तो दोनों स्टेट्स के बीच में वो आ जाती है और उन दोनों को समझाती है कि आप कुछ हल निकालिए इस विवाद के लिए। अब देखिए यहाँ पे पिंक कलर से शो है, क्वाइट फ्लोज द कावेरी डिस्पाइट बीइंग एट द सेंटर ऑफ हीटेड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू स्टेट्स फॉर लास्ट 30 इयर्स। और यहाँ पे लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन कावेरी रिवर तो बढ़िया आराम से बिल्कुल देखिए 30 साल से ऐसे ही बह रही है। ये हमको कावेरी रिवर की यहाँ पे इमेज दिखाई गई है, ये देखिए ये इमेज हमको जो दिखाई गई है ये कावेरी रिवर की इमेज है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इक्वालिटी एंड जस्टिस की। तो इस चैप्टर में जो की एलिमेंट्स है उनमें हमने देखा कि लोग पार्टिसिपेशन कैसे करते हैं। अब हम थोड़ा देखते हैं इक्वालिटी एंड जस्टिस के बारे में। And one of the key ideas of democratic government is its commitment to equality and justice। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक सरकार की जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो क्या होती है कि वो लोग वादा करते हैं कि उनकी सरकार में सभी के समान, सभी के लिए इक्वालिटी होगी, बराबर सब होंगे और सभी के लिए क्या होगा, न्याय दिया जाएगा, सभी को क्या दिया जाएगा, जस्टिस दिया जाएगा। इक्वालिटी एंड जस्टिस आर इनसेपरेबल। और इक्वालिटी और जस्टिस को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। द अर्लियर प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज नाउ बैंड बाय द लॉज। ठीक है, तो जो हमारे कानून है उसमें आप जो अनटचेबिलिटी जो एक समय पे हुआ करती थी उसको अब क्या कर दिया गया है, कंप्लीटली एबोलिश कर दिया गया है, कंप्लीटली हटा दिया गया। अब हमारी कंट्री में अनटचेबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं है। एंड दिस ग्रुप ऑफ पीपल वर डिनाइड एजुकेशन। और ये जो अनटचेबिलिटी वाला जो ग्रुप था, ये लोगों को कई सालों तक क्या नहीं दिया गया, इनको एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करी जाती थी। ये दे कैन नॉट यूज ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, वो गाड़ी घोड़ों का इस्तेमाल नहीं कर पाते थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज नहीं कर पाते थे, एंड मेडिकल फैसिलिटीज उनको नहीं मिल पाती थी। और कभी कभी तो उनको कभी कभी क्या, कई बार तो उनको प्रेयर्स तक नहीं करने दी जाती थी, प्रार्थना भी करने उनको मंदिर में जाने नहीं दिया जाता था। लेकिन as we have already studied in the previous chapter that Dr. Ambedkar, whom you have read about earlier in this book, and many others like him realized that such practices must not continue and that justice can only be achieved when people are treated equally। और डॉक्टर अंबेडकर और उनके जैसे कई और लीडर्स लोगों ने ये जाना कि अगर जब तक हम लोग सबको इक्वली ट्रीट नहीं करेंगे, हमारी इस सोसाइटी में किसी को जस्टिस नहीं दिया जा सकता, इसलिए सबको इक्वली ट्रीट करना बहुत जरूरी है। The government also recognizes this and makes special provisions for groups within the society that are unequal। तो गवर्नमेंट भी क्या करती है, इन सब चीजों को पहचानती है और अलग अलग तरीके के रास्ते खोजती है, स्पेशल प्रोविजंस वो ढूंढती है, बनाती है, जिससे ये जो ग्रुप्स हैं और जो हमारी सोसाइटी में इस तरह के जो ग्रुप्स हैं उनको अनइक्वालिटी से दूर करके उनको इक्वालिटी के अंदर लाया जाए। And for instance, in our society, there is a general tendency to value and care for the boy child more than the girl child। और हमारी सोसाइटी में एक और प्रॉब्लम है कि हमारी सोसाइटी में आज भी कई जगह पर लड़के जो बॉय चाइल्ड होता है, जो लड़के होते हैं उनको ज्यादा प्रेफर किया जाता है, बल्कि एक गर्ल चाइल्ड के अलावा। ठीक है, तो लड़कियों को उतना प्रेफर नहीं करते हैं, सब चाहते हैं कि उनके घर में भी क्या, किसका जन्म हो, एक लड़के का जन्म हो, ना कि एक लड़की का। तो ये भी हमारी कंट्री की एक बहुत गलत चीज है। एंड दिस मीन्स दैट द सोसाइटी डज नॉट वैल्यू द गर्ल एंड बॉय चाइल्ड इक्वली एंड दिस इज अनजस्ट। और यहाँ से ये पता चलता है कि हमारी सोसाइटी में आज भी लड़के और लड़कियों को एक समान नहीं देखा जाता है, जो कि बहुत अनजस्ट है, जो कि बिल्कुल बहुत गलत हो रहा है। In this context, the government steps in to promote justice by providing special provisions। ठीक है, तो इस चीज को दूर करने के लिए गवर्नमेंट इंटर करती है। हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, लड़कियों को जस्टिस देने के लिए उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस लाए जाते हैं, अलग अलग तरह के कदम उठाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दैट कैन एनेबल गर्ल्स टू ओवरकम द इनजस्टिस दैट दे आर सब्जेक्टेड टू। ठीक है, ताकि क्या हो, जो लड़कियां हैं उनके साथ जो भी भेदभाव किया जा रहा है वो ना किया जाए। एंड thus it is possible that fees for girls might be waived or lowered in government schools or colleges। और यही हमको एग्जांपल भी बताया कि लड़कियों के लिए गवर्नमेंट स्कूल में फीस कम कर दी जाती है और कई कॉलेजेस में भी फीस या तो माफ कर दी जाती है या तो बहुत कम कर दी जाती है। तो इस चैप्टर में हमने इतनी सारी चीजों के बारे में जाना एंड आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। सो प्लीज विजिट अगेन फॉर मोर सच लेक्चर्स एंड प्लीज सब्सक्राइब ई एन एन। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।